बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है एवेलाइन। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि जेम्स जॉयस ने लिखी है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस शॉर्ट स्टोरी का क्रिटिकल एनालिसिस, समरी, थीम्स, पब्लिकेशन, सेटिंग, मूड, स्ट्रक्चर, हर चीज़ को देखना है ताकि एग्जाम में अगर इस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे ये मेरा चैनल है जिस पर लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज की स्टोरी का नाम है एवेलाइन। अगर टाइटल को समझने की कोशिश करें तो हमारा जो मेन कैरेक्टर जो कि हीरोइन इस स्टोरी की है उसका नाम है एवेलाइन और उसी के नाम पे इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल भी रखा गया है क्योंकि ये तमाम स्टोरी जो है उस एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमेगी जो कि फीमेल। ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक बहुत ही मशहूर ऑथर जेम्स जॉयस ने लिखी है। जेम्स जॉयस एक आयरिश ऑथर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, सोशल क्रिटिक हैं। एक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 1882 को डुबलिन के अंदर ही पैदा हुए और 1941 को इनकी डेथ हो गई। जेम्स जॉयस जो है वो आयरिश हैं, आयरलैंड के अंदर रहते हैं और आयरलैंड के अंदर भी डुबलिन के अंदर। इसके अलावा इन्होंने नॉवल भी लिखे हैं, ये पोइट भी रह चुके हैं, लिटरेरी क्रिटिक भी रह चुके हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेचर की जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट थी, एवेंट ग्रैंड मूवमेंट थी, वो भी उसके फाउंडर भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे वर्क आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, जैसे कि अरबी एक शॉर्ट स्टोरी है वो आपने पढ़ी हुई होगी, यूलिसिस आपने पढ़ा हुआ होगा। अब चलते हैं इस स्टोरी की तरफ जिसके अंदर हमने इसको डिस्कस करना है, जेम्स जॉयस की इस स्टोरी को डिस्कस करना है। एवेलाइन जो है ये एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जो 1904 के अंदर एक आयरिश होमस्टेड नामी पेपर के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद इसको एक शॉर्ट स्टोरी की बुक्स जिसका नाम डुबल लाइनर था 1914 के अंदर उसमें डाल दिया गया और दोबारा पब्लिश की गई। अगर इस शॉर्ट स्टोरी का बैकग्राउंड देखें तो इस शॉर्ट स्टोरी को जब लिख रहे थे जेम्स जॉयस तो वो आयरलैंड को अपने दिमाग में रख के लिख रहे थे, डुबलिन शहर को, क्योंकि इसकी सेटिंग डुबलिन है और उस टाइम पीरियड के अंदर आयरलैंड डुबलिन के अंदर नेशनलिज्म चल रहा था, यानी कि पेट्रियोटिज्म चल रहा था। लोग अपने जो नेशनैलिटी है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए हुए थे और इसी सेम टाइम पीरियड के अंदर एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स भी थे लोगों के अंदर। इसके अलावा अगर इस शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग का जिक्र करें तो डुबलिन रखा गया है। डुबलिन बेसिकली एक सिटी है जो कि जेम्स जॉयस जहाँ पैदा भी हुए आयरलैंड के अंदर और इनके जो दिल है और लाइफ है उसके अंदर एक स्पेशल जगह लगती है और सेम उन्होंने वहाँ की ये कहानी लिखी है। अगर इस शॉर्ट स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो दो मेन कैरेक्टर, इसके अलावा दो माइनर कैरेक्टर भी नजर आते हैं। एक एवेलाइन हिल हमारी प्रोटैगनिस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो कि खूबसूरत जवान औरत है और खूबसूरत होने के साथ साथ उस पर फैमिलीज़ की ड्यूटीज़ भी हैं क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अब उसके घर के अंदर वो अपने बाप के साथ रहती है। उसके दो भाई थे जिनमें से एक मर गया और एक उसका भाई हेनरी है जो कि अपने काम की वजह से शहर ब शहर फिरता रहता है। वो चर्च की ड्यूटीज़ करता है तो वो कभी कहीं होता है कभी कहीं होता है, साल में एक दफ़ा वो कभी कभार घर आ जाता है। इसके अलावा एवेलाइन की मदर की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ भी एक पिटीफुल डेथ होती है एवेलाइन की नज़र में क्योंकि वो एक फैमिली ओरिएंटेड हाउसवाइफ होती है और अल्टीमेटमली एक डिजीज़ की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो एवेलाइन जो है अपने बाप के साथ यहाँ पे रहती है। उसका बाप जो है वो गुस्से का तेज़ होता है। अब बचपन में वो भाइयों को मारा करता था लेकिन उसने एवेलाइन को कभी नहीं मारा, लेकिन एवेलाइन के ऊपर अपने बाप का खौफ तारी होता है, उससे वो खासी कम्युनिकेशन नहीं कर पाती। मिडिल क्लास होने की वजह से एवेलाइन उसको ऑब्वियसली जॉब्स भी करती है और जॉब्स के पैसे भी अपने फादर को देती है। एवेलाइन की पर्सनैलिटी देखें तो वो एक नॉर्मल खूबसूरत लड़की है जो कि मल्टीपल जॉब्स करती है, फिर घर भी संभालती है, अपने आप को फुल्ली सपोर्ट कर रही है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके पास फ्रीडम या लिबर्टी मौजूद नहीं है जिसकी डिज़ायर वो रखती है। इसीलिए वो अपने घर से एस्केप भी करना चाहती है, लेकिन कहानी के एंड में पता लगेगा कि वो एस्केप नहीं कर पाती। उसी के ऑपोजिट हमारा हीरो है फ्रैंक जो कि एक सेलर है और एवेलाइन को वो इलोपमेंट का एक मशवरा देता है कि क्यों ना हम दोनों मिलके भाग जाएं और यहाँ डुबलिन को छोड़ के चले जाएं और नई ज़िंदगी स्टार्ट करें, जिस पे एवेलाइन चाहती है यहाँ की ज़िंदगी छोड़ना। तो उसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी फ्रैंक की नज़र में
या फ्रैंक की सूरत में उसके सामने आती है। अब शॉर्ट स्टोरी की समरी की तरफ चलते हैं ताकि हमें समरी डिटेल में देखें। जैसे ही शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है, हमारी प्रोटैगनिस्ट जो एवेलाइन हिल है वो एक विंडो से बाहर देख रही होती है, यानी कि घर के अंदर बैठी है, विंडो से बाहर देख रही है। अब बाहर क्या देख रही है? खेत खलियान, बच्चे खेल रहे हैं, उनको देख रही है, तो वो अपना चाइल्डहुड याद कर रही है। यहाँ पे नॉस्टैल्जिया की थीम नजर आती है। वो याद करती है कि किस तरीके से वो अपने घर में अपने बाप, भाइयों और माँ के साथ रहती थी, लेकिन अब इस वक्त सिर्फ उसका बाप और वो घर में मौजूद है, और उसके अलावा वो एक दुकान में भी काम करती है, एक पार्ट टाइम जॉब एज अ नैनी, यानी कि बच्चे संभालने की भी जॉब करती है। और इसके साथ वो जब पैसा कमाती है उससे अपने आप को भी सपोर्ट करती है, अपने फादर को भी सपोर्ट करती है। एवेलाइन एक डिसीजन लेना चाहती है, एक डिलीमा में मौजूद है, और वो डिलीमा ये है कि क्या उसे घर पे रहना चाहिए एक अच्छी बेटी बन के, या फिर डुबलिन को छोड़ जाना चाहिए जैसे कि फ्रैंक उसको ऑफर कर रहा है, और कहीं और अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ पे उसके पास लिबर्टी और फ्रीडम हो। फ्रैंक को दिखाया जाता है कि फ्रैंक एक सेलर है जो कि हमारी हीरोइन से शादी करना चाहता है और हमारी हीरोइन को एरस लेके जाना चाहता है और वहाँ पे उसके साथ ज़िंदगी बसर करना चाहता है। लेकिन फ्रैंक के पास कोई स्टेबल कैरियर नहीं है। फ्रैंक एक डेवलप्ड इंसान नहीं है, बल्कि एक आंधी और तूफान की तरह का इंसान है। हमारी जो हीरोइन है वो उससे एग्री कर जाती है, फ्रैंक से, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और हम दोनों कहीं और नई ज़िंदगी बसर करेंगे। और वो उससे सीक्रेटली मिल रही होती है। वो उससे सीक्रेटली इसलिए मिल रही होती है क्योंकि फ्रैंक से मिलना एवेलाइन का उसके फादर को पसंद नहीं होता। वो एवेलाइन को बार बार मना कर चुका होता है कि फ्रैंक मुझे अच्छा इंसान नहीं लगता। इसके अलावा वो ट्रबल भी कास्ट कर रहे होते हैं कि फ्रैंक से ना मिले, क्योंकि फ्रैंक कोई एक स्टेबल इंसान नहीं होता। तो वो एवेलाइन को मना कर रहे होते हैं, लेकिन एवेलाइन स्केप करना चाहती है, तो वो अपने डैड की इतनी बातों को अहमियत नहीं दे रही होती, साथ वो अपने डैड से भी स्केप करना चाहती है। यही टाइम पीरियड दिखाया जाता है कि एवेलाइन ने अब एक स्ट्रगल, अब एक चॉइस लेनी है। आया वो नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकती है, या फिर वो अपनी पुरानी ज़िंदगी जिसमें वो फंस चुकी है, जिसमें वो स्टक हो चुकी है, उसी में रहे। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो बैठी है, उसके बाद 2 लेटर मौजूद हैं। एक लेटर उसने अपने फादर के लिए लिखा है, दूसरा लेटर उसने अपने भाई हेनरी के लिए लिखा है जो कि ज़िंदा बच चुका है, जो कि साल में एक दफ़ा घर आता है। फिर वो सोचने लगती है कि कितना हमारा ना अच्छा टाइम था जब हमारी माँ भी जिंदा थी, मेरे भाई भी यहाँ पे रहते थे, हम मिलजुल के रहते थे, खुशियाँ मनाते थे, और मेरी माँ हमारे घर का ख्याल रखती थी। फिर एवेलाइन को ये बात याद आती है कि वो कितनी टफ जिंदगी अब गुजार रही है, घर के सारे काम करती है, जॉब करती है। उसके अलावा उसके जो डैड है वो भी उससे कम्युनिकेशन नहीं करते और कभी कभी मीन भी हो जाते हैं। फिर अचानक से उसको एक म्यूजिक, एक स्ट्रीट ऑर्गन का, यानी कि जैसे गली में, रोड में इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं, उसको वो ऑर्गन की आवाज़ आती है, वो म्यूज़िक सुनाई देता है, तो उसे अपनी माँ की डेथ याद आ जाती है, और उसकी डेथ पे उसकी बेबसी याद आ जाती है। तो वो डिसाइड करती है कि नहीं, मैंने अपनी माँ की तरह नहीं मरना, बल्कि मैंने पूरी ज़िंदगी जी के मरना है, तो मैं ज़रूर फ्रैंक के साथ चली जाऊँगी। फिर अगला सीन डुबलिन के डॉक्स पे दिखाया जाता है। डॉक्स वहाँ पे होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले फेरीज मौजूद होती हैं। तो वहाँ पे वो खड़ी होती है और उसने अब फ्रैंक के साथ भाग जाना होता है। एवेलाइन और फ्रैंक जो है वो एक क्राउड के अंदर खड़े हैं, क्योंकि वो उस तख्ते पे खड़े हैं जो कि तख्ता उनको बोट तक लेके जाएगा, और फ्रैंक उसको पुश कर रहा होता है एवेलाइन को कि वो उसके साथ चले। लेकिन उसी टाइम पीरियड में एवेलाइन डिस्टेंस, एंशियस और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है। वो दुआएं भी मांग रही होती है कि उससे सही फैसला ले लिया जाए। लेकिन दिखाया जाता है कि फ्रैंक उसको जब पकड़े खड़ा होता है और क्राउड पुल करता है, तो वो फ्रैंक के हाथ से उसका हाथ छूट जाता है, और फ्रैंक जो है वो उसको, क्राउड जो है वो बोट के अंदर ले जाता है। लेकिन एवेलाइन जो है उसने जो ग्रिल है उसको बहुत सख्ती से और मजबूती से पकड़ा हुआ होता है, और वो उसको छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होती। वो लाख एवेलाइन को आवाज़ें देता है कि आ जाओ, बोट के ऊपर आ जाओ, शिप चलने वाला है, चलने वाला है। लेकिन एवेलाइन उसकी सारी आवाज़ें सुनने के बावजूद जो ग्रिल, जो बैरियर मौजूद है, उसको कस के पकड़े खड़ी होती है। और इसी तरह फ्रैंक बोट के अंदर सेल करके चला जाता है और एवेलाइन वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। और उस टाइम पीरियड में दिखाया जाता है कि एवेलाइन का वो डिसीजन जो उसके स्टार्ट में जो विंडो के पास वो ले रही थी, सेम उसका वही इमोशनलेस, विदाउट मोशन, और वो वहीं पे खड़ी है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये स्टोरी जो है एवेलाइन की ज़िंदगी के अंदर है कि वो फ्रीडम और लिबर्टी तो चाहती है, लेकिन उस चेंज के लिए वो कुछ कर नहीं सकती, वो फंस चुकी है। तो इसकी जो हमारे पास थीम है वो स्टैग्नेशन और इनर्शी है। स्टैग्नेशन से मुराद ये होता है कि इनएबिलिटी टू मूव, जब इंसान बिल्कुल एक साकित सा हो जाता है, मूव नहीं कर पाता, ये इसकी एक थीम है।
उसके अलावा इनर्शिया से मुराद भी यही है कि वो मूव नहीं कर पा रही, वो अपने सर्कमस्टांसेस से बाहर नहीं निकल पा रही। इसके अलावा जो दूसरी थीम इसके अंदर है वो इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी है, जो कि हासिल करना चाहती है हमारी हीरोइन, लेकिन वो कर नहीं पा रही और ना कर पाती है। इसके बाद लिटरेरी एलिमेंट्स अगर दिखाया जाए, इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन है, और एवेलाइन का इनर कन्फ्लिक्ट भी दिखाने की कोशिश की गई है। सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया गया है और आयरनी का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर स्टाइल के बारे में जिक्र करें तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा इजी टू अंडरस्टैंड स्टाइल इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा करेक्टराइजेशन और डायलॉग्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। नॉस्टैल्जी और डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स ज़्यादा दी गई हैं ताकि इसको स्टोरी को और नॉस्टैल्जिक और इमेजरी रिलेटेड बनाया जा सके। इसके अलावा जो एनालिसिस मैंने आपको बताया है, अभी सुनाया है स्टोरी के बारे में, वो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ भी है, आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी एवेलाइन की लाइफ के बारे में, जेम्स जॉयस क्या इसमें पोर्ट्रे करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह।